14वीं शताब्दी का भारत। अगर उस समय के भारत के नक्शे को देखा जाए तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक विशाल शक्ति दिखाई देती थी, दिल्ली सल्तनत। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत में हुई विजयों और तुगलक शासकों के विस्तार ने दिल्ली को भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे शक्तिशाली सत्ता बना दिया था। लेकिन इतिहास हमें एक बात बार बार सिखाता है, जब कोई साम्राज्य अपनी सीमाओं से बहुत ज्यादा फैल जाता है तो उसकी बाहरी ताकत के पीछे अंदर से कमजोरियां जन्म लेने लगती हैं। 14वीं शताब्दी की शुरुआत। दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था एक महत्वाकांक्षी शासक, मोहम्मद बिन तुगलक। वो अपने विशाल साम्राज्य को और मजबूत बनाना चाहता था। उसकी नजर थी भारत के हर हिस्से पर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। इसी उद्देश्य से वर्ष 1327 ईस्वी में उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उसने आदेश दिया दिल्ली की राजधानी को हटाकर देवगिरी ले जाया जाए, जिसे बाद में दौलताबाद कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक का विचार था कि भारत के मध्य में स्थित यह स्थान पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण रखने के लिए बेहतर होगा, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर लोगों को हजारों किलोमीटर दूर ले जाना आसान नहीं था। इस यात्रा ने आम जनता को भारी कठिनाइयों में डाल दिया। कई लोगों ने रास्ते में परेशानियां झेली और दक्खन में रहने वाले अधिकारी और स्थानीय लोग भी असंतुष्ट होने लगे। धीरे धीरे भारी कर, कठोर प्रशासन और लगातार विद्रोहों ने दिल्ली सल्तनत की पकड़ कमजोर करनी शुरू कर दी और फिर बदलाव की शुरुआत हुई। बंगाल ने अपनी स्वतंत्रता की राह पकड़ ली। दक्षिण में हरिहर और बुक्का ने एक नई शक्ति को जन्म दिया, विजयनगर साम्राज्य। और दूसरी ओर दक्खन के शक्तिशाली अमीरों ने दिल्ली की सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यही विद्रोह आगे चलकर एक नए साम्राज्य की नींव बनने वाला था। वर्ष था 1347 ईस्वी। दक्खन की धरती पर विद्रोह की आग फैल चुकी थी। दिल्ली सल्तनत की सत्ता को चुनौती देने के लिए कई शक्तिशाली नेता सामने आए। इन विद्रोहियों का नेतृत्व किया एक वीर सेना नायक ने, जफर खान। इतिहास में यही व्यक्ति आगे चलकर प्रसिद्ध हुआ हसन गंगू के नाम से। उन्होंने तुगलक शासन को पराजित किया और खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उन्होंने धारण की उपाधि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह और इसी के साथ जन्म हुआ बहमनी सल्तनत का। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार हसन गंगू के जीवन से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है। कहा जाता है कि अपने शुरुआती जीवन में हसन एक ब्राह्मण व्यक्ति गंगू के यहां कार्य करते थे। गंगू ने उनकी प्रतिभा और ईमानदारी को पहचाना और उनके भविष्य में महानता देखी। जब हसन सत्ता के शिखर तक पहुंचे तो उन्होंने अपने पुराने संरक्षक के सम्मान में अपने नाम के साथ गंगू शब्द जोड़ा। हालांकि कुछ आधुनिक इतिहासकार ये भी मानते हैं कि बहमन नाम का संबंध ईरानी परंपरा के एक ऐतिहासिक नाम से हो सकता है। लेकिन कारण चाहे जो भी रहा हो, 1347 की ये घटना भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ थी। अब दक्खन में एक नया साम्राज्य खड़ा हो चुका था। इसकी राजधानी बनाई गई गुलबर्गा, जिसे बाद में एहसानाबाद कहा गया। इस नए राज्य का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन दक्खन में एक और बड़ी शक्ति पहले से मौजूद थी, विजयनगर साम्राज्य। और आने वाले लगभग 200 वर्षों तक इन दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष चलता रहा। बहमनी साम्राज्य की कहानी केवल विस्तार और विजय की कहानी नहीं थी, ये संघर्षों और राजनीतिक चालों की कहानी भी थी। सबसे बड़ा संघर्ष था विजयनगर साम्राज्य के साथ। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित क्षेत्र रायचूर दोआब, ये भूमि दोनों साम्राज्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। ये क्षेत्र उपजाऊ भी था और रणनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण। इसी कारण ये क्षेत्र वर्षों तक युद्ध का मैदान बना रहा। बहमनी और विजयनगर की सेनाएं कई बार आमने सामने आईं। समय के साथ युद्ध की तकनीक भी बदलने लगी। तोपों और बारूद का इस्तेमाल बढ़ने लगा और दक्खन की राजनीति और अधिक शक्तिशाली होती गई। लेकिन
लेकिन बाहरी युद्धों के साथ साथ बहमनी साम्राज्य के अंदर भी संघर्ष चल रहा था। दरबार दो बड़े गुटों में बंट गया था। पहला था दक्खनी गुट, जो लंबे समय से भारत में बसी मुस्लिम कुलीन थे, और दूसरा था अफाकी गुट, जो ईरान, तुर्की और मध्य एशिया से आए नए अधिकारी थे। इन दोनों गुटों के बीच सत्ता और प्रभाव की लड़ाई ने कई बार साम्राज्य को कमजोर किया, लेकिन इसी दौर में एक ऐसा व्यक्ति उभरा जिसने बहमनी साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसका नाम था महमूद गवां। 15वीं शताब्दी में महमूद गवां ने अपनी बुद्धिमत्ता और प्रशासनिक क्षमता से साम्राज्य को मजबूत बनाया। उनके नेतृत्व में प्रशासनिक सुधार किए गए, साम्राज्य को बेहतर तरीके से प्रांतों में बांटा गया, शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा मिला। उन्होंने बीदर में एक प्रसिद्ध मदरसा बनवाया, जो उस समय ज्ञान और शिक्षा का बड़ा केंद्र बना। उनके समय में बहमनी साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी शक्ति तक पहुंच गया। पश्चिमी तट से लेकर पूर्वी दक्खन तक बहमनी प्रभाव फैल चुका था, लेकिन इतिहास में शक्ति के साथ अक्सर षड्यंत्र भी जन्म लेते हैं, और आने वाले समय में यही षड्यंत्र बहमनी साम्राज्य की दिशा बदलने वाले थे। इतिहास में अक्सर ऐसा देखा गया है कि किसी महान व्यक्ति का अंत केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, कई बार वो पूरे साम्राज्य के पतन की शुरुआत बन जाती है। बहमनी साम्राज्य के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। महमूद गवां एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी बुद्धिमत्ता, नीतियों और प्रशासनिक सुधारों से बहमनी सल्तनत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। लेकिन उनकी बढ़ती शक्ति अब कुछ दरबारियों को खटकने लगी थी। दरबार के कुछ प्रभावशाली लोग ये महसूस करने लगे कि गवां की प्रतिष्ठा और प्रभाव सुल्तान से भी अधिक बढ़ता जा रहा है। ईर्ष्या और सत्ता की लालसा ने धीरे धीरे षड्यंत्र का रूप लेना शुरू कर दिया। गवां के विरोधियों ने एक चाल चली। उन्होंने एक जाली पत्र तैयार किया और सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय को यह विश्वास दिलाया कि महमूद गवां दुश्मनों के साथ मिलकर विश्वासघात करने की योजना बना रहे हैं। सुल्तान ने बिना पूरी सच्चाई जाने अपने सबसे योग्य मंत्री के खिलाफ फैसला सुना दिया। वर्ष था 1481 ईस्वी। बहमनी साम्राज्य के महान वजीर महमूद गवां को मृत्यु दंड दे दिया गया। लेकिन यह केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, यह बहमनी साम्राज्य की रीढ़ को तोड़ने वाला निर्णय था। गवां की मृत्यु के बाद प्रशासन कमजोर होने लगा। वो व्यवस्था जो वर्षों की मेहनत से बनाई गई थी, धीरे धीरे बिखरने लगी। अब सुल्तान केवल नाम के शासक रह गए थे। दूसरी ओर साम्राज्य के शक्तिशाली प्रांतीय गवर्नरों ने अपनी स्वतंत्र शक्ति स्थापित करनी शुरू कर दी। एक विशाल साम्राज्य जो कभी एक मजबूत केंद्र के नियंत्रण में था, अब अंदर से कमजोर होने लगा था। समय बीतता गया और 16वीं शताब्दी तक बहमनी साम्राज्य पूरी तरह टूटने लगा। जिस साम्राज्य ने कभी पूरे दक्खन पर अपना प्रभाव स्थापित किया था, वो अब कई छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया। इनसे जन्म लिया दक्खन की 5 बड़ी सल्तनतों ने। पहली थी बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत, जिसने आगे चलकर दक्खन की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी थी गोलकुंडा की कुतुब शाही सल्तनत, जो अपनी समृद्धि, हीरे के व्यापार और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध हुई। तीसरी थी अहमदनगर की निजाम शाही सल्तनत। चौथी थी बीदर की बरीद शाही सल्तनत और 5वीं बरार की इमाद शाही सल्तनत। एक समय जो साम्राज्य एक ही झंडे के नीचे खड़ा था, अब वही दक्खन की 5 अलग अलग शक्तियों में बंट चुका था। सत्ता बदल चुकी थी, लेकिन संघर्ष अभी बाकी था। बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद दक्खन की राजनीति और भी जटिल हो गई।
ये पांचों सल्तनतें कभी एक दूसरे से लड़ती थीं, तो कभी किसी बड़े दुश्मन के खिलाफ साथ खड़ी हो जाती थीं। और फिर आया इतिहास का एक निर्णायक मोड़। वर्ष 1565, जब दक्खन की इन सल्तनतों ने आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ युद्ध किया। ये था तालीकोटा का युद्ध। ये केवल दो सेनाओं के बीच संघर्ष नहीं था, ये दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास को बदल देने वाली घटना थी। इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य की शक्ति को भारी झटका लगा और दक्खन की राजनीति पूरी तरह बदल गई। लेकिन इतिहास कभी खाली जगह नहीं छोड़ता। धीरे धीरे उत्तर भारत का शक्तिशाली मुगल साम्राज्य दक्खन की ओर बढ़ने लगा। सम्राट अकबर और बाद के मुगल शासकों ने अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए दक्खन में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। लेकिन इसी उथल-पुथल के बीच दक्खन की धरती से एक नई शक्ति का उदय हुआ। एक ऐसी शक्ति जिसने आने वाले समय में भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। मराठा साम्राज्य। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने दक्खन की राजनीति को एक नया रूप दिया। उन्होंने केवल एक राज्य नहीं बनाया, बल्कि स्वराज्य की एक नई भावना को जन्म दिया। बहमनी साम्राज्य आज भले ही इतिहास के पन्नों में समाप्त हो चुका है, लेकिन उसकी विरासत आज भी जीवित है। दक्खनी संस्कृति, भव्य स्थापत्य कला, प्रशासनिक परंपराएं और दक्षिण भारत की राजनीति पर उसका प्रभाव आज भी उस युग की कहानी सुनाते हैं। क्योंकि इतिहास हमें ये सिखाता है, कुछ साम्राज्य समय के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनके बनाए रास्ते, उनकी संस्कृति और उनके छोड़े हुए निशान सदियों तक जीवित रहते हैं। बहमनी साम्राज्य का वो भव्य सूरज जो हसन गंगू के एक विद्रोह से उगा था, आखिरकार अपनों की ही साजिशों और गुटबाजी के अंधेरे में हमेशा के लिए डूब गया। लेकिन इसके टूटने से जो 5 सल्तनतें बनी, उन्होंने दक्षिण भारत की कला, संस्कृति और राजनीति पर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी जो आज भी बीजापुर के गोल गुंबज और बीदर के किलों की दीवारों में सांस ले रही है। बहमनी साम्राज्य का पतन सिर्फ एक साम्राज्य का अंत नहीं था, बल्कि ये भारत के नक्शे पर एक नई, अस्थिर और खूनी अध्याय की शुरुआत थी। दोस्तों, अगर आपको दक्कन के इतिहास की ये सिनेमैटिक कहानी और historic_AI की ये प्रस्तुति पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करके हमें बताएं, आपके अनुसार बहमनी साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण क्या था? बाहरी दुश्मनों का हमला या अपनों जैसे महमूद गवा के साथ हुआ धोखा? आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा। दक्षिण का नक्शा तो दक्खनी सल्तनतों ने बदल दिया था, लेकिन भारत के पूरब यानी बंगाल में एक ऐसा तूफान चुपचाप तैयार हो रहा था जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की किस्मत हमेशा के लिए पलट कर रख दी। एक ऐसी साजिश, एक ऐसा धोखा और एक ऐसी जंग जिसने भारत को अगले 200 सालों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। हमारे अगले वीडियो में तैयार रहिए उस कहानी का गवाह बनने के लिए। प्लासी का युद्ध 1757, जब एक व्यापारिक कंपनी भारत की मालिक बन गई। इस ऐतिहासिक महासंग्राम को सबसे पहले देखने के लिए historic_AI को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इतिहास का कोई भी पन्ना आपसे ना छूटे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।